नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं युवा किसान अंकित बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल किसान कार्यशाला पर। किसान भाइयों, जैसे कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि गन्ने की खेती में जमीन की तैयारी से लेकर खेत की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक हम आपके साथ रहेंगे। तो उसी के तहत हम लोग एक श्रृंखला लेके चले थे गन्ना खेती पर। तो उसका आज भाग 2 मैं आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो किसान भाइयों, हम ज़्यादा समय ना लगाते हुए अपनी चर्चा को आज शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, जमीन की तैयारी या खेत की तैयारी। इसमें मैंने कई भागों में इसको डिवाइड किया है। मिट्टी की जांच, फसल अवशेष, मतलब फसल अवशेष का मतलब है कि हम इसको कैसे खेत में जुताई करें या हम इसको बाहर ना जाने दें, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वो दोनों ही एक ही बात है। हरी खाद या नवरत्न खाद। हरी खाद मतलब जो आपके पास है, हरी खाद आप वो लगा सकते हो, या अगर हमारे तरीके से लगाएंगे तो नवरत्न खाद मतलब 9 तरह की हरी खादें हम खेत में बुआई करवाएंगे। तो उसकी आपको बाद में जुताई करके बड़ा खेत में लाभ मिलने वाला है। फिर गोबर की खाद पर आ जाओ आप, और गोबर की खाद के साथ ही आप स्यूडोमोनास को मल्टीप्लाई करके खेत में चलाएंगे। ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ी सी मोटी मोटी चर्चा कर लेते हैं। फिर मिट्टी पलट, और मिट्टी पलट करनी है तो कितनी करनी है या नहीं करनी है, कहाँ नहीं करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं भट्टी खाद। भट्टी खाद के साथ साथ हम जीवामृत को भी तैयार करेंगे। ये इसमें एक समय बताऊंगा मैं आपको कि कब क्या करना है। खेत की मेड़, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें हम पानी बाहर ना जाए खेत से, उसके पीछे कितने हमको नुकसान होते हैं अगर खेत से पानी बाहर चला जाए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि गन्ने की फसल बहुवर्षीय फसल है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ग्रेमिनी कुल की ये फसल है। और उसमें यही आपको याद कराया था कि ये बहुवर्षीय होती है, तो वो चर्चा रहेगी इसमें। उसके बाद हम आते हैं सुपर नेपियर पर। सुपर नेपियर एक ऐसा हरा चारा है जो 12 मास आपके खेतों में अवेलेबल रहेगा, आपके पशुओं के लिए अवेलेबल रहेगा, और आपके खेत को ये प्रोटेक्शन देगा, एक तरीके से कवच बढ़ जाएगा। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कैसे ये कवच का काम करता है। तो अभी मैं थोड़ा क्या है, कैमरे को जूम करता हूं क्योंकि आपको ये अच्छे से दिखे। मैं दिखूं या ना दिखूं वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये बोर्ड आपको दिखना चाहिए। अभी हमारे पास संसाधनों की कमी है क्योंकि आप लोगों की सेवा में लगे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अगले साल तक ये संसाधन भी अच्छे से आपके लिए सुविधाजनक हो जाएंगे। तो मैं इसको जूम कर लेता हूं एक बार। और एक चीज और बता देता हूं मैं कि अभी लगभग 11 बजे होंगे। मैं दूसरे फोन में समय दिखाता हूं जी। ये 11:30 बजे हैं। अभी क्या है, छोटी बिटिया है तो वो सो गई है, काफी लेट सोती है वो। तभी उसके बाद मैं आप लोगों की सेवा में आता हूं, और पूरा दिन या तो किसान भाई आते हैं खेतों पर, या अपना काम होता है, या मैं किसान भाइयों के पास जाता हूं फील्ड में विजिट करने। तो अब समय मिला है तो माफी चाहूंगा, क्योंकि 20 तारीख को हमने शाम को 6 बजे बोला था। 20 तारीख को हम नहीं लेके आए आप लोगों के लिए वीडियो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अब ये सीरीज अच्छे से हम चलाएंगे, और ये भाग 2 है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। तो इसको एंजॉय करिए, और अगर कोई कमी आपको दिखाई दे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने सवाल भी करिएगा। और उसके साथ साथ मुझे आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा। तो ठीक है किसान भाइयों, मैं इसको जूम कर लेता हूं और उसके बाद हम जारी रखते हैं। ये सही रहेगा, शायद दिख रहा है। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। किसान भाइयों, जैसे मैं बहुत सारी वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप
खुद को किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं कि मुझे कोई परेशानी है, तो डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वो बिना जांच के आपको ठीक नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से हमें अपनी खेती में खर्च कम करना है और अपनी ज़मीन को बचाना है। उसके लिए मिट्टी जांच अति आवश्यक है, तो वो जरूर कराइएगा। मिट्टी जांच ये जो आप देख रहे होंगे, ये चीज इसलिए रखी है, अगर आप खेत की तैयारी अभी से करते हैं तो मिट्टी जांच में अगर आप यहाँ विलम्ब करते हैं, और अगर विलम्ब भी ना करें, अगर आप उसके इस चरण में कराएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं समझा देता हूँ। पहले हम जैसे मैंने लिखा है उसी हिसाब से चलते हैं। हमें मिट्टी जांच करानी है अपने खेत की सबसे पहले, क्योंकि अभी कुछ किसान भाई गन्ने की तैयारी के लिए खेतों को खाली होने के बाद जुताई करेंगे, छोड़ेंगे। तो ऐसे मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी काफी लंबा समय है और ज्यादा जुताई करने से भी जीवांश कार्बन उठता है और आपका खर्च भी बढ़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, आपने मिट्टी जांच करा ली, अपनी रिपोर्ट अपने पास रखिएगा। उसको एक तरीके से अगर आप किसी दीवार पे लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मिट्टी जांच में जो हमारा मिट्टी जांच केंद्र है उसमें चार्ट मिलता है आपको, और हम उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिंट करके देंगे, तो आप उसको आराम से लगा सकते हैं दीवार पे। चलो, अभी आपके खेत में जितने भी फसल के अवशेष हैं, ज्यादातर उत्तर भारत में जो खेत अभी गन्ने की तैयारी के लिए छोड़ रहे हैं, गन्ने की फसल के लिए, वो गन्ने के ही खेत हैं। और मोस्टली सभी खेतों में 0238 की हार्वेस्टिंग हो रही है। तो ज्यादा क्षेत्रफल में हमको 0238 नहीं लगाना है, या लगाना ही नहीं है। लगाना है तो थोड़े बहुत क्षेत्रफल में हमको उसको लगा के चलना है। तो कोई भी गन्ना हो जिसकी हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, काफी वैरायटी, नई वैरायटी भी हमारे किसान भाइयों ने बोई है, उसके लिए हम जो भी उसका फसल अवशेष है, मतलब सूखी पत्तियां, बाकी जो उसके जलीन जिसको बोलते हैं, जो जड़ों में होता है, वो तो वही जुताई खुद से ही हो जाती है जब हम लोग उसको तैयार करते हैं। लेकिन मेन है पत्ती, सूखी पत्तियां। तो वो सूखी पत्तियां मार्कर दूसरा ले लेता हूं, एक मिनट। सूखी पत्ती हम लोगों को खेत में ही मर्ज करनी है, मतलब उसकी जुताई करनी है। और उसको हम डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं, आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे ग्रुप में एक वीडियो भी आई थी कि हम लोग उसको आराम से, शायद कोई किसान भाई थे, उन्होंने पानी भरा खेत में, सिंचाई करी और रोटावेटर चला दिया। तो एक तरीके से जैसे हम धान में करते हैं उस प्रकार से, गहन इसको बोलते हैं हम आम भाषा में, तो वो उस पर लग गया और आराम से वो मर्ज हो जाएगी। लेकिन उसमें थोड़ा अगर हम चेंजेस कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि या तो हम लोग आराम से, जैसे अगर हमें नवरत्न खाद बोनी है, नवरत्न खाद पर बाद में चर्चा करते हैं, पहले वो समझ लेते हैं, सरल रहेगा। पहला तरीका कि हम खेत में, जैसे अगर साधारण विधि से किसी ने गन्ना लगाया हो तो वो वहीं ज्यादा पॉसिबल है। साधारण विधि से हमारा गन्ना हो, उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी हो, तो उस खेत में हम लोग पानी भरें और उसके बाद रोटावेटर चला दें। और अगर हम लोग, जब हमने उसमें पानी भरा, सिंचाई करी, उस टाइम 20 लीटर या ज्यादा भी कर सकते हैं, गौमूत्र सिंचाई के साथ चला दें, बहुत अच्छा होगा। और थोड़ा नाइट्रोजन उसको हम दे दें, लगभग 15 kg यूरिया प्रति एकड़। तो वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होगा। और अगर ये यूरिया हम
जब हमें ये काम करना था तो 2 दिन पहले सूखी मिट्टी में रख के दे दें, जिसको बोलते हैं भट्टी खाद। जब ये काम हम लोग कर रहे हैं, इसमें रोटावेटर निकाल रहे हैं, तो इससे 2 दिन पहले हम इसको दो गुनी मिट्टी में, सूखी मिट्टी में मिला के अच्छे से और रख दें 2 दिन के लिए, और उसके बाद इसका छींटा उसमें लगा दें जब हम पानी दे दें खेत को। और उस सिंचाई में गोमूत्र 20 लीटर चलाना अनिवार्य है। और उसके बाद हम उसमें रोटावेटर निकाल दें, और रोटावेटर निकालने के बाद हम उसमें बरसीन या मेथा, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ मेथा, या ये दोनों उसमें छिटक दें। लगभग 2-2 किलो ही छिटक दें तो आपका काम चल जाएगा आराम से। और ये हरी खाद आप तैयार होने दें, वो प्रोसीजर बाद में देखेंगे। लेकिन अब जो दूसरा तरीका आता है पत्ती को सुखाने का, मतलब डिकम्पोज करने का। इसी के साथ मैं चीज भूल गया था, अगर आप 500 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर चला दें तो ये और जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। बीज डालने का जो प्रोसीजर है वो वही रहेगा, लेकिन ये सिंचाई में आपको करना है और रोटावेटर निकाल देना है। ये हो गया साधारण विधि में, तो आपकी जो हरी खाद है वो भी तैयार हो जाएगी। या आप बरसीन और मेथे से अलग नवरत्न खाद, मतलब 9 ऐसे खाद जिसमें तिल और कुछ दलहन, कुछ तिलहन, सभी फसलें और कुछ अनाज, ये आप उसमें डाल दें 2-2 किलो 1 एकड़ में पानी के बाद, तो आपका नवरत्न खाद तैयार हो जाएगा। और ये हम जब इसको बुआई की तैयारी करेंगे इसमें, तो उस टाइम जुताई कर देंगे इसकी। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। एक बार मैं कैमरा देख लेता हूं कि क्लियर भी आ रहा है। जी चलो ठीक है, ये सब आपको करना है। और अगर साधारण विधि में नहीं है, ट्रेंच मेथड की आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और उसमें आपको ये सब करना है, तो उसका सीधा सा एक फंडा है। हमारे यहाँ जो है उत्तर भारत में जो लाइन होती है ना, तो वो जब मिट्टी चढ़ जाती है खेत में तो गहराई हो जाती है, उसमें नालियां टाइप बढ़ जाती हैं। तो उन नालियों में चलने वाला मल्चर अभी हमारे पास नहीं है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। और अगर करेंगे किसान भाई तो बहुत महंगा पड़ेगा वो। लेकिन सबसे सरल उपाय ये है कि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या गन्ने की सोसाइटी वगैरह हैं, उनमें सिंपल वाला मल्चर जैसा रोटावेटर की तरह जो दिखता है वो मिल जाता है। ये हमारा जहां गन्ना था, हमारी गन्ने की लाइन हो गई और ये गहराई हो गई, तो जो पत्ती है वो एकदम से तो बैठेगी नहीं खेत में, थोड़ी ऊपर रहेगी। तो जो रोटावेटर हमारा, वो मल्चर जो हमारा चलता है, तो लगभग नीचे 2-2.5 इंच गहराई में यहां वो पत्ती छोड़ देता है थोड़ी बहुत। बाकी जो हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं गन्ने की, अपने ठेकेदार से बोलो या जो भी हार्वेस्टिंग करता है, अपने आपके पास जो बंदे हैं उनसे बोलो कि भाई ज्यादातर ये टॉप पे रखना जहां आपकी मिट्टी चढ़ी हुई है। ट्रेंच मेथड के लिए बता रहा हूं, पत्ती को, सूखी पत्ती को, तो वो आसानी से सारी कट जाएगी। अगर वो फैला भी देवे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आपकी जो गहराई है 2-2.5 इंच आपकी ऊंचाई तक, गहराई में बिल्कुल तल से ऊंचाई तक 2-2.5 इंच तक की ऊंचाई तक आपको पत्ती देखने को मिलेगी। बाकी पूरी भूसा बन जाएगी वो। उसके बाद आप उसमें या तो हैरो चलाओ या रोटावेटर,
रोटावेटर आपको 2 बार चलाना पड़ेगा, तो इससे तो एक बार यही रहेगा, अच्छी बात ये रहेगी कि आप हैरो चला लो तो ये आपका जो टॉप है ये ढह जाएगा, उसके बाद आप रोटावेटर चला लो। अगर आप खेत को हमारे तरीके से तैयार करना चाहते हैं, अगर अभी वो खाली हो रहा है, अगर मैं बात करूं कि भाई 15-20 दिन बाद आपका खेत खाली हो रहा है, तो फिर ये प्रैक्टिस बदल जाएगी, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको ये पूरा। फिर उसके बाद जैसे मैंने शुरू में बताया था, इसकी सिंचाई करो आप। ट्रेंच मेथड में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी, आप उसकी सिंचाई करो, और सिंचाई में 500 लीटर वेस्डी कंपोजर चलाओ। वो अवेलेबल नहीं है तो गोमूत्र से भी अकेले काम चलेगा। 20 लीटर वो चलाओ प्रति एकड़, और यूरिया का छींटा उसी प्रकार से दे दो उसको, अवशेष मतलब भट्टी खाद बना के, और फिर उसमें नवरत्न खाद या हरी खाद बुआई कर दो। यहां तक हम लोग पहुंच गए लगभग। लेकिन अगर मैं बात करूं अब से 15-20 दिन बाद आपका खेत खाली हो रहा है, तो फिर समय लगभग फरवरी के दूसरे सप्ताह से गन्ने की बुआई स्टार्ट हो जाएगी, बसंतकालीन गन्ने की बुआई। तो उसमें आप लोगों को फिर ये पानी भरने वाला सिस्टम नहीं करना है। फिर आपको उसमें सीधा जैसे मल्चर चलाया, हैरो चलाई, रोटावेटर चलाया 2 बार, और उसको खेत को ऐसे ही छोड़ देना है। लेकिन उसमें आपको यूरिया का इस्तेमाल फिर भी कर लेना है, नाइट्रोजन दे देनी है उसको। थोड़ा आप फेरस सल्फेट दे सकते हैं, तो 2-4 किलो एकड़ में वो भी दे दीजिएगा आप, तो आसानी से वो डिकम्पोज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहां तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होता है, कोई पॉइंट छूट जाता है, तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस वो है जो प्रैक्टिस हमें उच्च स्तर तक ले जाएगी, जो उच्च स्तर हमारे किसान भाई सपनों में देखते हैं। और जो किसान भाई हमारे साथ इस प्रैक्टिस को करेंगे, मैं उनसे वादा करता हूं कि उनको निराशा नहीं मिलेगी। अगर निराशा मिली तो फिर हमारा जीवन किसी काम के लायक नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों, हमारी टीम जो भी करती है वो हृदय से करती है और प्रैक्टिकल के साथ साथ करती है। ऐसे हवा में तीर हमारी टीम कभी नहीं मारती, और यही कारण है कि लोगों का इतना प्यार मिलता है। हरी खाद तक हम लोग आ गए। अभी मैंने ये लगाया था यहाँ, और अगर अभी मिट्टी जांच नहीं होती तो हरी खाद की जब हम लगभग ये मान लो, अभी अगर हम हरी खाद लगाते हैं तो हमारा खेत जो है, हमें उसकी जुताई चाहिए फरवरी के पहले सप्ताह में, या पहली फरवरी की हम बात करते हैं। तो उस टाइम लगभग ये हम यहां मिट्टी जांच करवाएंगे, और अगर यहां हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां नहीं होती तो यहां हम लोग करवाएंगे, लेकिन करवानी आवश्यक है। चलो, इसके बाद हम लोग आते हैं गोबर की खाद पर। गोबर की खाद के समय जब हम इसकी जुताई कर देंगे, अगर अभी से हम इस प्रैक्टिस को लेके चलते हैं, ये प्रैक्टिस यहाँ चेंज भी हो सकती है बहुत। ये रहेगा जो का तू, लेकिन उसमें थोड़ी सी अंदर जाके चेंजमेंट होगा, तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी है। बाकी हरी खाद कभी कभी क्या होता है कि हम लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर लेट हमारी गन्ने की फसल की हार्वेस्टिंग होती है पेडी की, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें समय कम मिलेगा। लेकिन अगर लगा देंगे आप, अगर अभी आपका खेत खाली है और आपको दूसरी फसल का लालच नहीं आता किसी का, तो आप हरी खाद अगर लगा देंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपके खेत में CN रेशो बढ़ जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन का। फसल अवशेष से आपको कार्बन मिलेगा, और हरी खाद से आपको कार्बन प्लस नाइट्रोजन मिलेगा, जो आपके खेत में जीवांश कार्बन बढ़ा देगा, ह्यूमस को भी बढ़ाएगा। चलो उस पर चर्चा एक अलग वीडियो में करते हैं, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए, यहां से हमने चल के हम पहुंचे, आज से चल के
1 फरवरी, एक फरवरी को जब हम पहुंच गए, इस तारीख को पहुंचने से पहले हमें उससे 10 दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले सुडोमोनास पर, फ्लोरेंसेंस पर ध्यान देना होगा। सुडोमोनास मित्र बैक्टीरिया है, आपको दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी, गूगल कर लो, वो मिल जाएगा, लेकिन हमें करना है इसका प्रयोग सही तरीके से। तो ये सेम ट्राइकोडर्मा की तरह ही मल्टीप्लाई होगा, हमको इसे पानी में नहीं करना है उस समय के हिसाब से। हम इसको वही 100 से 200 किलो गोबर की खाद लेंगे या वर्मी कंपोस्ट लेंगे, उसमें 2 किलो ये मिलाएंगे और उसको, इसमें ढेर बना देता हूं आपके लिए, दो किलो ये ऊपर आराम से छिड़क देंगे और इसको फिर अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए, या आप बाहर से दे देंगे उसको नमी, थोड़ा सा छिट्टा मार देंगे, लोट नहीं बहने चाहिए, ठीक है, लेकिन नमी होनी चाहिए कि आप उसका लड्डू बनाओ तो वो लड्डू फूटे ना उस टाइम। उसके बाद आप इस पे एक बोरी डाल लेंगे, जूट की बोरी, और उस पर हल्का सा छिट्टा मार देंगे। ये आम सी प्रैक्टिस है, हम लोग करते नहीं है बस। तो उस पर छिट्टा मार देंगे और उसको फिर 10 दिन के लिए छोड़ देंगे। 10 दिन बाद उसको हल्का सा उगाड़ के आप देखेंगे, उठा के देखेंगे तो उसमें आपको फफूंद सी लगी मिलेगी। जैसे आप कोई अनाज रख देते हैं, मतलब भोजन रख देते हैं, तो उसको फफूंद सी लग जाती है, फुई जिसको बोल देते हैं देसी भाषा में, वो आपको लगी मिलेगी। ऐसा लगेगा कि भाई ये मल्टीप्लाई होने लगी। तो उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से मिला के पूरे खेत में छिड़क दो। और पूरे खेत में छिड़कने के साथ साथ आप अपने खेत में गोबर की खाद देंगे, लगभग 200 क्विंटल प्रति एकड़। गोबर की खाद कैसे तैयार करनी है उस पर एक अलग चर्चा करेंगे हम, क्योंकि अभी आप लोग उस पड़ाव पे नहीं है, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास कि हम इसको तैयार करें, सब कुछ करें। वो धीरे धीरे आप उस रूटीन में आ जाओगे। तो आप पहुंचे यहां, गोबर की खाद प्लस सुडोमोनास ये आपको दे देना है, और उसी के साथ वही उसी समय बाकी जिप्सम और चूने की अगर मैं बात करूंगा तो वो आपको मिट्टी की जांच के हिसाब से देना है। ये बात हो रही है, सुडोमोनास की बात हो रही है 1 फरवरी आने से 10 दिन पहले, लगभग ये मान के चलो 20 जनवरी को तैयार करना छोड़ देना है। सुडोमोनास हमको 20 जनवरी को तैयार करने के लिए रख देना है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग जब ये तैयार हो जाएगा, हम लोग आएंगे लगभग 1 फरवरी के आसपास, या फरवरी का पहला सप्ताह हम लोग बोल सकते हैं। हम यहां आए और हम लोगों ने 200 क्विंटल गोबर की खाद ली। बोर्ड भी बड़ा लेना पड़ेगा किसान भाइयों, छोटा पड़ रहा है। गोबर की खाद ली, वो पूरे खेत में बखेर दी ट्रॉली के साथ। और वो जो सुडोमोनास हमने तैयार करा था, जब वो तैयार हो जाए उसी समय गोबर की खाद देनी है, लगभग 1 फरवरी के करीब हम लोगों ने इसको दे दिया। ये अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये ऐसी बढ़ती चली जाएगी। सपोज करो ये प्रैक्टिस हमने करी तो हमारा ये 1 फरवरी की जगह हमारा जो नवरत्न खाद है ये तैयार हुआ कब, 15 फरवरी को। तो वहां भी हम कर सकते हैं नवरत्न खाद वाली, कोई समस्या नहीं है।
लेकिन अभी आप इसको खुद रिलेट कर लेना कि आपको कौन सी तारीख में जाना है। लेकिन हम 1 फरवरी से लेके चलेंगे, वो सही समय होगा तो आपके गन्ने को बड़ा अच्छा समय मिलेगा। अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। 200 क्विंटल गोबर की खाद आपने डाल दी इसमें, सुडोमोनास आपने इसमें डाल दिया। उसके साथ साथ 30 केजी सरसों की खली, या 20 केजी, ऊपर लिखता हूं, गोबर की खाद, 30 केजी सरसों की खली, या सरसों की खली की जगह नीम की खली। ये आपको इसमें उस समय डालनी है। और इसी के साथ साथ गेरू मिट्टी, प्लस 2 क्विंटल तालाब की मिट्टी। दो क्विंटल तालाब की मिट्टी। मैं एक बार बोल देता हूं अगर आपके समझ ना आया हो, क्योंकि ये थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। जल्द ही इसमें संशोधन होगा। 200 क्विंटल गोबर की खाद, 30 किलो सरसों की खली, या 30 किलो सरसों की खली की जगह 20 किलो नीम की खली। उसी के साथ 10 किलो गेरू मिट्टी, प्लस 2 क्विंटल तालाब की मिट्टी। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा आप, मिट्टी की जांच के आधार पर। अगर मिट्टी की जांच में आपकी जमीन क्षारीय आती है, पीएच हाई आता है, तो आपको उसमें जिप्सम डालना है, जो रिपोर्ट में आएगा उसके अनुसार। और अगर आपकी मिट्टी का पीएच कम आता है, अम्लीय आती है, तो आपको उसमें चूना डालना है मिट्टी की जांच के अनुसार। और अगर आप मिट्टी जांच नहीं करवाते, आप यहां कंजूसी कर देते हैं, तो आपको यहां बिना सोचे समझे 2 क्विंटल जिप्सम ऐड कर लेना है। ठीक है जी, बिना सोचे समझे। एक बार और वीडियो चेक कर लेता हूं, कभी कोई गड़बड़ हो जाए। हमें बोर्ड तो वाकई बदलना पड़ेगा किसान भाइयों, जल्दी बदल देंगे। चलो प्रयास करता हूं कि अगली वीडियो में बड़ा बोर्ड हो। तो ये जिप्सम डाल ही देना है आपको, और नहीं तो आपको मिट्टी की जांच के अनुसार ये ऐड करना है, इसके नीचे का पार्ट। एक बार और अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको। गोबर की खाद, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है किसान भाइयों। तो अगर आपके कुछ समझना है तो मेरे से फोन कॉल पर आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो सुडोमोनास जो तैयार किया था हमने, वो भी यही ऐड करना है।
30 किलो सरसों की खली, नीम की खली। ये तो दोबारा वही खिचड़ी पक गई, बोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। 30 केजी सरसों की खली या 20 केजी नीम की खली, और उसी के साथ साथ 10 केजी गेरू मिट्टी, जिसको लाल मिट्टी भी बोल देते हैं, जो घर में गोबरी वगैरह फेरने के लिए लाई जाती है। दो क्विंटल तालाब की मिट्टी, बाद में था आप उसमें मिट्टी की जांच के आधार पर, अगर आपका पीएच हाई है तो जिप्सम, और अगर लो है तो चूना। लेकिन अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करवाते तो 2 क्विंटल जिप्सम बिना सोचे समझे मिला लीजिए। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जिन भाइयों को जिप्सम चाहिए और ब्लॉक में आपको उपलब्ध नहीं हो रहा, वो भी संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए एक विकल्प ढूंढा है मैंने कि हम लोग राजस्थान से सब इकट्ठा जिप्सम मंगा लेंगे। तो ये सब हो गया। ये हमको उस टाइम डालना है जब हमारी हरी खाद की हम जुताई करें, ठीक है जी, लगभग 1 फरवरी, या आगे भी जा सकता है, कोई तारीख को आप ज्यादा ध्यान भी मत दो, लेकिन मैं एक रिलेट करने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। इतना समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। हम लोग यहां से चले गोबर की खाद और सुडोमोनास वाले मामले। अभी हम लोग बात करेंगे, ये इसलिए लिख के रखा है क्योंकि आप लोगों को पता नहीं कहां से क्या मैं रिलेट कराऊं, तो उसमें बहुत जरूरी है कि पूरा लिखा हो। बस बोर्ड छोटा है हमारा, ये बड़ा करना पड़ेगा। मिट्टी पलट पर आते हैं। अगर आप लोगों को बदलाव नहीं करना है गन्ने की खेती में, साधारण आप खेती करना चाहते हैं, तो आप मिट्टी पलट की जगह गहरी की जुताई कराएं। मिट्टी पलट की जगह आप गहरी जुताई कराएं। और अगर आपको कुछ अलग करना है, नया करना है, और एक सही विधि पर आना है, जिसको बोलते हैं ट्रेंच मेथड, तो उसके लिए आपको मिट्टी पलट आवश्यक है। और अगर आपसे मिट्टी पलट हो गई है भूलपूर्वक, किसी को देखते हुए या ऐसे ही नकल में, तो आपको फिर ट्रेंच मेथड ही बोना है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा सतह होगी जमीन की, हमने इसको ट्रेंच मेथड के लिए ट्रेंचे निकाल लिए लगभग 9 से 12 इंच। लेकिन हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है, जो उर्वरक जिसकी उर्वरा शक्ति अच्छी है जिस मिट्टी की, वो 6 से 8 इंच ही है। तो इसके लिए आप जहां गन्ना बुआई कर रहे हैं ट्रेंच मेथड में, वहां आप बिल्कुल एक तरीके से मान लो कि बंजर जमीन में, मैं अगर आपको समझाने के तरीके से समझाऊं तो बंजर जमीन में आपने सोइंग कर दी, प्लांटेशन कर दी। तो उसके लिए आपकी जो शुरू की प्रैक्टिस है
आपको निराश कर सकती है और आपका उत्पादन बहुत ज्यादा घटवा सकती है। तो इसके लिए मिट्टी पलटना बहुत जरूरी है। तो मिट्टी पलट, ये जो मैंने आपको सब बताया है, लगभग सभी के खेतों में कंप्यूटर वाली जतरे जिसको बोलते हैं लेवलर, वो लगे हुए हैं। तो लगभग ज्यादा ऊंच नीच नहीं आती। तो ये जो यहां तक हम पहुंचे थे इस चरण तक, ये सब हमने जो डाला था वो मिट्टी पलट के नीचे जाना है। अभी एक अजीब सी आपको बात लगी होगी, लेकिन हमें यहां मिट्टी उपजाऊ चाहिए, ना कि यहां। मतलब जो पूरा पोषण है स्टार्टिंग में हमें यहां चाहिए। अभी आप एक बात नोटिस करते होंगे, साधारण सी बात है कि ट्रेंच मेथड बाद में ज्यादा अच्छा चलता है और जो साधारण विधि है स्टार्टिंग में अच्छी चलती है लेकिन बाद में खराब हो जाती है। तो ना तो हमें शुरू और बाद में अच्छा चाहिए, मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि शुरू में अच्छा बाद में बुरा, या शुरू में बुरा और बाद में अच्छा। हमें चाहिए पूरी प्रैक्टिस, तभी हमारा उत्पादन आएगा। जिस दिन बुआई करी उससे लेकर कटाई तक हमें प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि जो मिट्टी, जैसे हमने मिट्टी पलट करी लगभग 1 फीट 12 इंच तक, तो ये जो यहाँ की मिट्टी थी ये यहाँ चली गई और ये यहाँ की मिट्टी यहाँ आ गई, यहाँ। तो जो ऊपर की मिट्टी है उसका स्ट्रक्चर मिट्टी चढ़ाने के समय तक आराम से बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें अपनी जमीन को, जो हार्डनेस हमारी जमीन में आती जा रही है वो तोड़नी है। तो उसके लिए हमें सब कुछ डाल के, अच्छी चीजें, गोबर की खाद, सुडोमोनास या कुछ भी, सरसों की खली वगैरह, जितना कुछ मैंने बताया है वो डाल के आपको मिट्टी पलट कर देनी है लगभग 1 फीट, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। तो आपने जो मिट्टी पलट करी, ट्रेंच मेथड के लिए बता रहा हूं, नहीं तो साधारण विधि में आप मिट्टी पलट बिल्कुल ना करें, गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करें आप उस टाइम, अगर आप साधारण विधि पर जा रहे हैं। ये जो विधि का टॉपिक है ये बाद में आएगा, लेकिन यहां भी आपको समझाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बता रहा हूं मिट्टी पलट कितनी करनी है उससे रिलेट कर रहा हूं। तो हमने मिट्टी पलट 12 इंच कर दी लगभग। तो हमारा जो पोषण था वो यहां चला गया, और जो हमने इसको आइटम दिया था पूरा, जितना भी बाहर से दिया था वो सब भी वहीं चला गया, और ऊपर की अच्छी मिट्टी भी लगभग वहीं चली गई। ये मिक्स भी हुई, ऊपर भी रही लेकिन नीचे भी गई, और ये भी पूरी जमीन में चला गया गहराई तक, जो इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर देगा। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो मैं आगे ऐड करवाऊंगा, लेकिन अगर उसको आप यहां कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा, वो है डेक्स्ट्रा की। वो मैं आपको बाद में रिलेट करूंगा, लेकिन ये चीज आप याद रखना कि अगर आप यहां भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे लाभ उसके। कैसे? सूक्ष्म जीवाणु बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डेक्स्ट्राकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये मान लो संजीवनी है एक तरीके से, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पर आप, फिर मैं आपको बोल रहा हूं याद रखना कि अगर आप यहां भी इसको यूज कर लेंगे तो आपको बम्पर फायदे उसके मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने गहरी जुताई कर ली, मिट्टी पलट कर लिया, ठीक है। अब हमें मिट्टी पलट करते ही किसान भाइयों हमें भट्टी खाद पर ध्यान देना है, ये तैयार करना है तुरंत। कुछ किसान भाई कहेंगे कि तो यार बहुत तामझाम बता दिया। देखो, अगर उत्पादन लेना है
सपोज करो आप गन्ना लगा रहे हैं 4 एकड़, और वही उत्पादन आपको दूसरी फसलों, मैं ये नहीं कहता कि आप सभी फसलों में, मतलब सभी खेतों में गन्ना लगाए, पूरी जमीन में गन्ना लगाए, लेकिन वहीं अगर आप उसको घटा के लगभग 30% घटा के और वो उत्पादन वहां से पूरा करें, तो कितनी अच्छी बात है कि आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। आप दूसरी फसल उसमें साइड में लगा सकते हो और उतना ही लाभ आपको उन खेतों से मिल गया, और आपकी जमीन सुरक्षित रही, आपको मेहनत ज्यादा लगी लेकिन आपका खर्च कम होगा। तो ये आपको सोचना है। और बाकी चलो हम अपने इसी टॉपिक पर आते हैं वापिस। तो हमने गहरी जुताई कर ली, लेकिन ये काम करते ही, ये लगभग फरवरी के पहले सप्ताह में हुआ, तो उसके बाद हम लोग भट्टी खाद बनाएंगे तुरंत। कितनी नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटास चाहिए, मुख्य पोषक तत्वों में छोड़ दो, हमें तो सीधा एक बैग एनपीके 12-32-16 लेना है, ठीक है। एक बैग 12-32-16 एनपीके और 500 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट और 100 ग्राम पोटेशियम फ्लोरेट, ठीक है। सरसों की खली, सॉरी, 100 केजी गलत हो गया था, 10 केजी था ये, 10 केजी सरसों की खली, और उसी के साथ पाँच 500 ग्राम प्रोटीन पाउडर, इतना ये खाद संख्या 1 है। ये जितना भी वजन हुआ 50, 500, 50 और ये मोटा मोटा जोड़ते हैं पहले, तो ये हो गया लगभग 60 और 71 किलो, ठीक है जी। 70 किलो मान लो, नहीं 71 नहीं, क्या बोलते हैं, माफी चाहूंगा, 61 किलो, 50 और 10 60, और ये आपका हो गया 61 किलो 100 ग्राम, 60 किलो आपको इसको लगा लो। तो आपको लेना है संपूर्ण भार गोबर की खाद या गुना 2 वर्मी कंपोस्ट। अब आप समझ लीजिए, ये टोटल हमको लेना है खाद संख्या 1, ये एक पॉलीथीन का मामला है पूरा, जो हम एक जगह एयर टाइट करेंगे।
एक बैग 12-32-16, 500 ग्राम पोटेशियम हुमेट, 100 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, 10 किलो सरसों की खली, 500 ग्राम प्रोटीन पाउडर, ये हमने लिया। और इसका जो भार होगा उसका 3 गुना या तो गोबर की खाद ले लो सड़ी हुई, या गोबर की खाद की जगह इस भार का 2 गुना वर्मी कंपोस्ट ले लो आप। ठीक है जी। तो ये आपको अच्छे से मिलाना है। और अगर इसमें नमी नहीं है तो नमी बढ़ाने के लिए हल्का सा छिट्टा मारना है। वो गोमूत्र उसमें आप थोड़ा सा मिला लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो सब आप जब मिला के उसमें पानी का छिंटा मारेंगे तो आपको पानी का छिंटा इतना लगाना है कि आपके पूरे इस मिक्सर में लोट ना बहे, मतलब धाराएं ना चले। बस नमी होनी चाहिए कि आपने उठाया और वो लड्डू बन गया। लड्डू ऐसा नहीं कि आपके हाथ में बीचने से मतलब पानी नहीं आना चाहिए। जैसे आपने उसको उठाया तो अगर बीचने से आपके हाथ में पानी निकल गया तो इसका मतलब आपने पानी ज्यादा डाल दिया उसमें। तो नमी बनानी है बस। और बनाते समय आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं, या राहुल भैया से, या किसी भी टीम मेंबर से आप किसी भी समय पूछ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। ये हो गया इतना। फिर इसको पॉलोथीन पे रखना है, या स्टार्टिंग में मिलाना ही एक पॉलोथीन पे है। 10x10 की एक पॉलोथीन ले लीजिएगा आप नीचे, और उस पर अच्छे से मिला के गोमूत्र का जो आप वो पानी डालेंगे उसमें थोड़ा सा गोमूत्र 5-10 लीटर जितना भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप उसमें डाल दीजिएगा। और फिर इसको ऊपर से इतनी बड़ी एक पॉलिथीन डाल के अच्छे से एयरटाइट कर दीजिएगा। कई सारी वीडियो है भट्टी खाद बनाने की, उस तरीके से। ये इतना हो गया। एक बार आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका आप कर लीजिएगा। लगभग 50 मिनट की वीडियो होगी, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो। चलो, ये 10 दिन के लिए आपको रखना है एयर टाइट करके बिल्कुल। इसी के साथ एक काम आपको और करना है। इसमें विकल्प दूसरे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया है, क्या बोलते हैं, एनपीके। तो आप इसमें अगर एसएसपी लेंगे तो उसके साथ आपको नाइट्रोजन अलग लेनी पड़ेगी और पोटास अलग लेना पड़ेगा। जैसे आप अगर वो लेंगे, क्या बोलते हैं, एसएसपी, तो 20 किलो नाइट्रोजन आपको, मतलब 20 किलो यूरिया लेना पड़ेगा। लेकिन वो एयर टाइट इसके साथ नहीं होगा, ये यूरिया होगा वो जब इसको आप 8 दिन हो जाएंगे उस टाइम रखना सूखी मिट्टी में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। इसमें ये आपको करना है। और लगभग 1 बैग आप एसएसपी का लेंगे इसमें, और 20 किलो लगभग पोटास लेंगे। 15 से 20 किलो आप पोटास लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूरिया उसमें से निकाल देना है उस टाइम। दूसरा विकल्प आ गया। ये खाद संख्या एक ही चल रही है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ बदलाव हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मान के चलो एसएसपी 1 बैग, पोटास 15 से 20 केजी। ठीक है जी। कितनी परसेंटेज होती है वो आप सभी को पता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो, हमें किसान को किसान की भाषा में समझाना है, और हमें हमें जो आती है भाषा वो भी वही है, और किसान को जो आती है वो भी वही है। तो बड़ा अच्छा तालमेल हमारा चल रहा है किसान भाइयों के साथ। तभी मजा आता है किसान को या किसी को भी समझाने में जब उन्हीं की भाषा में हो, और हम भी वही भाषा जानते हैं, किसान भाई भी वही भाषा जानते हैं, तो मजा आता है इस प्रकार से। तो ये हो गया दूसरा विकल्प। खाद संख्या 1 में ही है ये। मैं खाद संख्या 1 क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता लगेगा, क्योंकि एक पॉलिथीन में इतना कुछ बनाना है। आप एनपीके की जगह 12-32-16 लेंगे तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो उसकी जगह ये ले सकते हैं। और अगर आप इसकी जगह डीएपी लेंगे . 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
25 DAP लेंगे। और ये जब ये 8 दिन हो जाएगा पूरे को बनाए हुए, तब आप इसको 10 दिन तक रखना है ना ये, तो 8 दिन जब इसको हो जाएगा तब आप इसको दोगुनी मिट्टी में रखिएगा यूरिया को। ठीक है जी। बाकी भट्टी खाद पे पूरी एक संपूर्ण वीडियो बना देंगे, गन्ने के लिए जो भट्टी खाद बनाना है वो अलग से बना देंगे। इतना हो गया, ये हो गया खाद एक। अब हम लोग पहुंचते हैं खाद दो। ठीक है जी। खाद 2 में हम लोग आए सल्फेट। फेरस सल्फेट। ठीक है जी। मैग्नीशियम फेरस और सल्फर हो गया, WDG। बेंटोनाइट लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, WDG 80% वाला। ठीक है जी। हाँ, मेन तो छूट ही गया था। जिंक सल्फेट, तो सल्फेटिक खाद है ये हम अलग लेंगे बिल्कुल। ठीक है जी। और ये अगर आप चाहें तो ये भी बिल्कुल अलग ले सकते हैं, लेकिन आप चला सकते हैं, काम चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लगभग हुए 8 किलो, तो 25 किलो आप उसी की तरह जो 3 गुना हो जाएगा इसका, 25 किलो गोबर की खाद। मैं अच्छे से मिक्स करके इसको भी आप 8 दिन के लिए छोड़ देंगे, एयर टाइट करके बिल्कुल। वो एक बैग में ही आ जाएगा, बड़ा सा कोई बैग ले लीजिएगा यूरिया का, लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप क्या करिएगा, एक छोटी सी पॉलिथीन अलग से ले लीजिएगा, उसमें रख दीजिएगा इसको। उससे अलग जो आपने फास्फोरस का विकल्प वगैरह जिसमें रखे थे उससे अलग, खाद संख्या 1 से अलग इसको रखना है आप लोगों को। तो ये आपका 10 दिन में, वो 10 दिन में ये दोनों तैयार हो जाएंगे, फिर आप इसको मिला सकते हैं बुआई के समय। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बड़ा सरल हो जाएगा आपके लिए अलग अलग इनको करना, तो कुछ समझना ही नहीं है कि क्या मिलाना था क्या नहीं मिलाना था, कुछ नहीं, ये आप अलग कर लीजिएगा। इसके बाद उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और मैं भी थोड़ा सा थका हुआ हूँ, तो अभी मैं भी ज़्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं करूँगा, फिर पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे। इतना हम लोगों ने कर दिया है, भट्टी खाद पर आ गए हैं, लेकिन हम लोगों को ये मिट्टी पलट के साथ कर ही देना है। अगर आपने देरी कर दी तो आपकी गन्ने की जो प्लानिंग है बुआई की वो लेट हो जाएगी। तो उसके लिए एक बार देख लेता हूं, उसके लिए आपको मिट्टी पलट के समय ये स्टार्ट कर देना है। भट्टी खाद हमारा हो गया, लेकिन जीवामृत हमें भट्टी खाद के साथ ही 1-2 दिन आगे या पीछे बना लेना है। जीवामृत के लिए आपको ये बनाना है लगभग 500 लीटर। 500 लीटर अगर आप ना बढ़ा पाओ
तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन 500 लीटर से ही 1 एकड़ का काम चलता है, कम से कम वही असर दिखाएगा, उससे नीचे नहीं दिखाता। लेकिन ना करने से अच्छा है कुछ तो करेगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कंटेनर नहीं है जहां आप उसको नहीं बढ़ा सकते, तो आप कम बना लीजिएगा। 200 लीटर का ड्राम आराम से 200-250 का आ जाता है। सबको पता है कि कैसे बनाना है, लेकिन हम लोग बनाना नहीं चाहते। लेकिन मैं बताता हूं कि हमारे साथ इस प्रैक्टिस में ये भी करना पड़ेगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन उत्पादन हम लोग आपको देंगे, ठीक है जी। और जहर मुक्त देंगे एक तरीके से। आपकी जमीन भी बचेगी और आपका पैसा भी बचेगा, सिर्फ मेहनत लगेगी और आपका उत्पादन बम्पर आएगा। अब जीवामृत हम यहां तैयार करते हैं, ठीक है जी। जीवामृत हमने तैयार किया, उसके लिए आप 500 लीटर पानी में 25 kg गोबर, 25 लीटर गोमूत्र, 5 kg गुड़, जैविक हो ज्यादा अच्छा है, मतलब जैविक करने से तैयार किया गया या जहर मुक्त करने से तैयार किया गया गुड़। थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर जैविक का हो तो आप इसको घटा भी सकते हैं, ठीक है जी। 3 ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं दाल का आटा। बेसन इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आप मार्केट से लाके बेसन डाल देते हो। तो आप जो ये चने वने की दाल है आपके घर हो, तो उसको आप पिसवा लीजिएगा। तो 5 किलो वो भी डाल दीजिएगा, ना भी डाले तो चलेगी। दाल का आटा 5 किलो, अच्छी भूमि, जीवंत भूमि की मिट्टी, या पीपल के पेड़ की मिट्टी, बरगद के पेड़ की मिट्टी, या ये मान के चलो कोई ऐसी मेड़ हो जो सभी आपको बताते हैं कि मेड़ की मिट्टी उठा लो। लेकिन मेड़ में भी कहीं ना कहीं इतनी दूर नहीं होती मेड़, इतनी बड़ी मेड़ किसी की नहीं बची कि वो अच्छी मिट्टी वहां हो, पॉजिटिव मिट्टी वहां हो। तो इसलिए आप ये मान के चलो कि जैसे 5 किलो मिट्टी थोड़ी सी मिट्टी होती है, तो आप कहीं आपके पास रजवाया हो, नहर की पटड़ी हो, तो काफ़ी पुरानी है ये चीज़ें, तो वहाँ से आप उठा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये मेड वाला सिस्टम जो खेतों की मेड है उसको तो भूल जाओ, वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वहाँ तो हम अमोनियम सल्फेट, ग्लाइसोफेट का 70% हमेशा मारते रहते हैं लोग ज़्यादातर। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है वो भी, तो वो तो भूल जाओ आप। तो ये आपको लेना है और आपको इसको 1 महीना, 15 दिन कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना उसके लिए तैयार करना है। बाकी इसको कितना भी लंबा कर सकते हैं आप, गुड़ डालते रहो 15 दिन बाद और करते रहो, घुमाते रहो। लेकिन अभी हमें ये अभी से तैयार करना है, क्योंकि हमारे पास अगर कंटेनर इतने दिन घिरा रहेगा तो हम दूसरे काम उससे नहीं कर पाएंगे, तो 15 दिन में भी काम चलेगा। तो आप इसको इसी के साथ, भट्टी खाद के साथ ही आराम से बना लेंगे, ठीक है जी। और ये भट्टी खाद जैसे आपने गन्ने की बुआई करी, और मतलब नहीं, मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सीक्वेंस से भटक गया। जो ये मिट्टी पलट है, ये आपने जब करा था तभी हमने ये भट्टी खाद और जीवामृत तैयार होने के लिए रख दिया था। तो जब हम 10-15 दिन हमको हो गए, लगभग हम मिड फरवरी में आ गए, फरवरी के मध्य अगर हम पहुंच गए, तो उस समय हमें ज्यादा खर्चा कंप्यूटर वाले मांझे का नहीं होगा, क्योंकि हमारे खेत पहले से ही समतल है, बहुत दिनों से वो लग रहा है।
तो हम हल्का सा उसकी प्रेस वगैरह लगवा देंगे। ठीक है जी। प्रेस के साथ साथ हमें एक काम और करना है, ये तीनों ही एक ही समय के काम है। मिट्टी पलट और मिट्टी पलट के साथ हमें मेड़ों को मजबूत कर देना है बहुत ही ज्यादा। ये सभी किसान भाई करते हैं, क्योंकि ये एक आम सी बात है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे राज छिपे हैं। अगर हमारे खेत में से पानी बाहर जाएगा तो हमारे खेत का जीवांश कार्बन भी जाएगा, और हमारे खेत में जो है, अगर बाहर से किसी के यहाँ से पानी आएगा तो कुछ भी आ सकता है, हमारे खेतों को नुकसान देने वाली चीजें कुछ भी आ सकती हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी बहुत मदद करता है अगर हमने अपने खेत को सही तरीके से रखा है। ठीक है जी। तो ये भी एक अलग टॉपिक रहेगा, लेकिन हमें मजबूत मेड़ बनानी है, क्योंकि ये बहुवर्षीय फसल है, तो उसमें हमें मजबूती के साथ चलना है। और उसी के साथ अगर आपका खेत 1 एकड़ है तो 1 एकड़ से कम खेत में ये काम नहीं करना है आपको। ठीक है जी। फिर आप ऐसा करिएगा, अगर आपके 2 या 3 खेत एक साथ हैं तो उनके चारों तरफ कर दीजिएगा, नहीं तो अगर 1 एकड़ का है तो 1 एकड़ के चारों तरफ करिएगा। मेड़ के पास आपको सुपर नेपियर घास लगाना है। ये काम आप मेड़ लगाएंगे समतल करने से पहले अच्छे से बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर अगर आप समतल करने के बाद मेड़ों को बढ़ाएंगे तो ये आप भली भांति जानते हो कि गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो ऊंचा नीचा हो जाएगा खेत आपका, जो किनारे हैं वो गहरे हो जाएंगे। ये हुआ इतना। इसके बाद हम लोग आते हैं, समतल होने के बाद आपको उसके चारों तरफ सुपर नेपियर लगाना है। ज्यादा ग्रीनरी वाला लगाना है, वो आपको मैं एक संपूर्ण वीडियो दे दूंगा जल्दी ही। वो लगाना है चारों तरफ, तो उससे हमको जो लाभ होंगे वो बहुत ही ज्यादा लाभ होंगे। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि गर्मियों में लू चलती है और सर्दियों में शीतलहर। तो जैसे हम लोगों को ठंड लगती है, हम लोगों को गर्मी लगती है, उसी प्रकार से फसल को भी लगती है। तो एक सामान्य चीज को सहन कर लेते हैं, लेकिन जब इन चीजों की अति हो जाती है, जैसे हम शीतलहर में ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते बिना चादर ओढ़े, या हम गर्मी में लू में बिना कपड़ों के या हल्के कपड़े पहन के बाहर नहीं निकल सकते, तो उसी प्रकार से फसल को प्रोटेक्शन चाहिए, वो देगा सुपर नेपियर। गन्ने के लगभग साथ साथ चलता है, तो फिर वो ओवरलैप कर जाती है हवाएं, वो चाहे गर्म हो चाहे ठंडी हो, और जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो इसकी ग्रीनरी पर ज्यादा फोकस कराएंगे, ना कि गन्ने पर। फिर तो आपके खेत में कहीं ना कहीं आपका जो कीट प्रबंधन है वो भी आपको हेल्प पहुंचाएगा, उसमें भी हेल्प पहुंचाएगा। फिर दूसरा, जो जंगली जानवर लगते हैं, आवारा पशुओं की बात करता हूं मैं, जो आपके पौधे को स्टार्टिंग में खा सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ तारबंदी हर जगह नहीं है। तो उसके लिए आपका जो जंगली जानवर है वो पहले इसमें लगेगा, आपके सुपर नेपियर में। वो गन्ने की तरफ जाएगा ही नहीं। गन्ने की तरफ अगर नहीं जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके खेत में ये एंट्री कर गया, तो आपका सुपर नेपियर उसने खाया होगा थोड़ा बहुत कहीं से, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाओगे और कुछ ना कुछ समाधान कर लोगे, या 1-2 दिन पहरा दे लोगे। देखो, इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते कि सरकार क्या कर रही है, हम क्या करेंगे, हमें वो नहीं बोलना, हमें तो अपनी प्रैक्टिस सुधारनी है। और भैया, ना हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, ना किसी पार्टी के पक्ष में है ना विपक्ष में है, हम तो भैया अपने काम पे ध्यान है हमारा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों का साथ चाहिए बस, और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है पूरा, ये आपको सुपर नेपियर बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, और उसी के साथ सोचते ही जो मैं बता रहा हूँ वो सोचना है, विचार करना है, उसके बाद इसको लगाना है। ये हमारी प्रैक्टिस में शामिल है। और आपके पास परमानेंट हरा चारा रहेगा, और वो हरा चारा आपको अलग से नहीं बोना पड़ेगा फिर। तो इसको अगर आप लगाते हैं तो आपका उत्पादन स्वतः ही 2-4% बढ़ जाएगा। ठीक है जी। एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं। 1 घंटा 7 मिनट। चलो, मैं पानी भी पी लेता हूँ थोड़ा सा, लेकिन चलो बाद में पीता हूँ, ये अब ज्यादा लंबा मामला नहीं रहा।
जल्दी खत्म करता हूँ इसको। तो सुपर नेपियर आपको लगाना है, ठीक है जी। अब हम इस पूरी चर्चा के बाद जो अगली चर्चा करेंगे वो गन्ना खेती उत्तर भारत पार्ट 3 होगा, क्योंकि हमने ये जमीन की तैयारी में की बात कर ली है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, बीच में हम जाएंगे अब जो गोबर की खाद है, जब हमने मिट्टी पलट करी थी, अगर आप आधी किलो डेक्स्ट्रा किंग इसमें लगा देंगे, उस पर संपूर्ण वीडियो है राहुल भैया की, वो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, उसको हम डाल देंगे, उसका लिंक आप वहां से ओपन करके आराम से देख सकते हैं। वो अगर आप डाल देंगे तो आपके खेत में मित्र जीवाणु की संख्या कई गुना तेजी से बढ़ेगी। हम जो भी लेके आ रहे हैं, जेनवल लेके आ रहे हैं, अगर उसके रिजल्ट नहीं मिलते तो आपको पैसा वापस है, वो आपको डालना है। बाकी अगर यहां आप नहीं डालते तो उसको मैं आगे ऐड करूंगा किस समय डालना है, ठीक है जी। खेती की तैयारी में डाल देंगे तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन आगे भी उसका यूज आराम से होगा। कहाँ कहाँ होगा वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। अभी अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमने मिट्टी जांच पर बात करी, फसल अवशेष पर बात करी, फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करना है उस पर हमने चर्चा करी, ठीक है जी। साधारण विधि की अगर हार्वेस्टिंग हो रही है गन्ने की अभी तो कैसे करना है, और अगर ट्रेंच मेथड की हो रही है तो कैसे करना है। उसके बाद हमको हरी खाद कैसे लगानी है या नवरत्न खाद कैसे लगानी है, और बाद में इसमें क्या करना है हमें, जो गोबर की खाद है या सुडोमोनास जो भी हम बढ़ाएंगे, ये सब, और जो मैंने 2-4 चीजें और बताई हैं, सरसों की खली, नीम की खली, जिप्सम वगैरह, ये सब हमें मिट्टी पलट से पहले डाल देना है, क्योंकि हमें सही जगह वो पोषण चाहिए गन्ने की फसल में स्टार्टिंग में। उसके बाद हम आते हैं मिट्टी पलट पे। मिट्टी पलट हमें कितनी करनी है ये हमने बता दिया है कि जहां हमें गहराई है लगभग 1 फीट हमको करनी है मिट्टी पलट। चलो, ज्यादा गहराई नहीं करनी, क्योंकि कहीं कहीं लोगों को रिजल्ट इसके नेगेटिव भी मिलते हैं, वो अधूरी जानकारी की वजह से मिलते हैं। अब फिर हम आते हैं भट्टी खाद पर। भट्टी खाद हमने जब मिट्टी पलट करी थी उसी समय इसकी तैयारी कर दी, और जीवामृत की भी तैयारी कर दी। तो जीवामृत की तैयारी कर दी, उसके बाद हमने जब मिट्टी पलट करी थी उसी के साथ साथ हमने ये चालू कर दिया था मेड़ की बंदी, अच्छी तरीके से मेड़बंदी करना, और सुपर नेपियर फिर हमने मेड़बंदी करने के बाद, और जब हमें 10 से 15 दिन हो गए मिट्टी पलट कराए को, 15 दिन मान लो, तो उसमें हमारा भट्टी खाद भी तैयार हो गया 10 से 15 दिन में, और जीवामृत भी तैयार हो गया। और उसी के साथ साथ हमने मेड़बंदी कर दी, तो हमने हल्का सा उस पर जितना लगवा दिया, लेबलर लगवा के उसका लेबल कर दिया। उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आएगा क्योंकि पहले से ही लेबल हो रखा है। और लेबल होने के बाद आप उसके खेत के चारों तरफ सुपर नेपियर लगाएंगे, उसके लाभ मैंने आपको बता दिए हैं। और जब ये भट्टी खाद हमारा तैयार हो गया, जीवामृत तैयार हो गया, तो हम जब गन्ने की बुआई करेंगे तो भट्टी खाद उसमें बुरकाव करेंगे नालियों में। और जो ये है जीवामृत, जिस टाइम वो हम जिन खेतों में सिंचाई करनी है, या बाद में सिंचाई करनी है, क्योंकि जब हम विधि पर आएंगे और किस समय कैसे सिंचाई करनी है खेत की, उसमें थोड़ा सा आप लोगों के समझ में आएगा कि ये थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये खराब नहीं होता, ये तो जितना पुराना रहेगा इतना अच्छा रहेगा, तो ये आगे ले जाएंगे। अगर उस टाइम ही हमने सिंचाई करी गन्ने को, बुआई करने के बाद पानी दिया उसमें हल्का हल्का, तो हम लोग इस कल्चर को पूरे को उस सिंचाई में चलाएंगे। और इसके साथ हम वेस्ट डिकम्पोजर भी मिला सकते हैं, 200 लीटर तो कम से कम मिलाएंगे। अगर मिला लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलाया तो कोई बात नहीं, ये भी बहुत ही बलवान चीज है। बिल्कुल आपके खेत में ऐसा जमाव आएगा और आपकी जमीन इतनी सुरक्षित रहेगी कि आपकी फसल चमचमाती रहेगी कम खर्च में। तो ये हम लोगों ने समझा है। और ये भट्टी खाद जो डालना है बाद में हमें, जब हम ट्रेंचर से खोड निकाल देंगे, नालियां बना देंगे, उसमें हमें बीज डाल देंगे। वो बीज वाला टॉपिक दूसरा है, ये हमें तैयारी करनी है, हमारे ट्रेंचर से नालियां बनाने से पहले की तैयारी है ये सब, इसलिए मैं आपको ये बताया है एक टॉपिक में। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि गन्ने की कौन सी वैरायटियों का हम चुनाव करेंगे। वैरायटी पहले इसलिए है विधि से भी, क्योंकि कुछ वैरायटियों में हमें ग्राफ कम भी रखना पड़ेगा, ठीक है जी। और उसके बाद हम गन्ने की जो
गन्ने का जो ग्राफ रखेंगे वो कई आधारों पर रहेगा, जैसे कि विधि क्या बोलते हैं इसको, किस्म, गन्ना प्रजाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, और आपके संसाधनों के आधार पर, और सिंचाई को देखते हुए जल प्रबंधन के आधार पर, और खेत की दिशा क्या है उसके आधार पर भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई आधार रहेंगे जिसके आधार पर हम विधि बताएंगे, और फिर उस विधि में कैसे लोगों को नुकसान होता है, कैसे वो फायदे की तरफ जाएंगे, वो पूरा बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, नहीं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, और मैं बता भी देता हूँ 8077552586 8077552586। एक नंबर और है मेरा 6398982369 6398982369। तो इन कोई से नंबर पे भी आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं। और ये अगर आपके समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगली वीडियो में मिलते हैं। और ना समझ में आया हो तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। कई बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं, कभी कभी अगर समझ नहीं आता तो वो इग्नोर मार देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप फोन कॉल कर सकते हैं, आप मुलाकात कर सकते हैं। अगर हमारे क्षेत्र के हैं तो मैं एड्रेस भी बता देता हूँ। अगर आसपास के हैं, गांव नंगला मुबारिक, तहसील जानसठ, पोस्ट कवाल, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। और साधारण भाषा में बताऊं तो मुजफ्फरनगर जानसठ रोड पर अपना गांव पड़ता है, गंग नहर के पास। और आपको नंबर मिल ही गया है, तो आप किसी भी समय मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि कब आना है और कहाँ मिलना है। कहाँ मिलने का मतलब मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जानसठ भी हमारी मुलाकात हो सकती है आराम से, लेकिन वो मुलाकात इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी खेतों में होती है। खेतों की मुलाकात अच्छी रहेगी कि जमीन में सामने क्या हो रहा है ये आप लोगों को पता लगेगा, और मैं आपको समझाने में भी सक्षम रहूंगा, वो ज़्यादा अच्छा है। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।